अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके हम आपके साथ होंगे तकरीबन रात 8 बजे तक। आपकी कमेंट्स, फीडबैक, फ़ोन कॉल्स मेरे लिए बहुत अहम है। हमें पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक्स आप पसंद कर रहे हैं एंड देयरफॉर हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं, उसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं, आपके लिए मज़ीद मुफीद मशवरे लेके आ सकते हैं। हम यहाँ पे आज बात करना चाहेंगे नफ्स के हवाले से। वैसे भी कहा जाता है कि रोज़े में आप सबसे ज़्यादा जब परहेज़ करते हैं, जब सब्र करते हैं तो आपकी नफ्स की ट्रेनिंग होती है। दीन हर दफ़ा ये हमें हिदायत देता है कि नफ्स पे काबू पाने के लिए आप अपने आप को तैयार करें और छोटे छोटे अगर उसके ज़रिए से आपको सैक्रिफाइसेस देने पड़ें तो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये आपकी ट्रेनिंग होती है। आजकल के ज़माने को नफ्सा नफ्सी का दौर कहा जाता है, यानी हर एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो बेशक एक ख़ानदान का, एक घर का, एक बिरादरी का, यहाँ तक कि एक कौम का हिस्सा होता है, लेकिन उसको इस बात से कम ही फ़र्क पड़ता है कि क्या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ायदे में है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात करते हैं। इसकी शायद एक बड़ी वजह हमारे इर्द गिर्द की अनसर्टनिटी है। यानी कहा जाता है अनसर्टनिटी इज़ दी ओनली सर्टनिटी दीज डेज़। वैसे तो पहले भी हम यही समझते थे कि चेंज कांस्टेंट है, हर वक्त तब्दील हो रहा है। जिस तरह के हालात और जो दौर हमारे वालिदैन की ज़िंदगी में था या उनकी जवानी में था, आज उससे बहुत मुख्तलिफ ज़माना है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा इसको यानी मुश्किल बनाती है वो ये बात है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कल हमारे पास ये आसाइशें, ये वसाइल होंगे या नहीं। हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, दिन रात एक काम करके एक काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हम कमा रहे हैं उसकी वर्थ क्या होगी। क्या इन्फ्लेशन की वजह से उसका जो सरमाया है हमारा वो दिन ब दिन घट रहा है। अगर हम वक्त को अपना बेहतरीन सरमाया समझें तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा कमी वक्त में ही वाक़ई हो रही है और उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अहम है। लेकिन बहरहाल जब नफ्सा नफ्सी का ज़िक्र करते हैं, ऐसा कोई भी दौर, ख़ास तौर पे रमज़ान का महीना हमें मुतवज्जा करता है कि हमारे जो ज़िम्मेदारियाँ, जो हमारे फ़राइज़ हमारे ख़ानदान वालों की तरफ, हमारे घर वालों की तरफ है, वो कितने अहम होते हैं। यानी एक तरह से जब आप साथ मिल के रोज़ा रख रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, इफ़्तार कर रहे हैं, बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें अपने नफ्स के दायरे से बाहर निकालती हैं और यही आपको एहसास दिलाती हैं कि असल खुशी और असल नेकी दूसरों के काम आने में है। इसी नोट पे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। हमारे मेहमानों से भी यही बात करेंगे कि वो किस तरह समझते हैं, क्या इंसान महदूद होता जा रहा है अपने नफ्स के दायरे में? क्या मुझे सिर्फ़ इसी बात की परवाह है कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है, या मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरे इमीडिएट यानी जो मेरे अजीज़ व अकारिब हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे कौम है, या फिर पूरी मुस्लिम उम्मा का किस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। हम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करते हैं? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन जो हम आज आपके सामने रखेंगे। आप भी कॉल करके बताइए कि क्या इस नफ्स के ख़िलाफ़ जो जंग है, जो जिहाद है, उसमें आप अपने आप को हारता हुआ महसूस करते हैं, या हर रोज़ आपका अज़्म और पुख्ता होता है कि नहीं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे, इसी दीन पे चलना है। ये हमारा आज का अहम सवाल है। इसके लिए आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे या फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं। बल्कि अपने मेहमानों से भी मैं यही पूछना चाहूँगी। आज जो मेरी पहली मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शी इज़ डेफिनेटली वन पर्सन वी रियली लुक अप टू इन मीडिया। इनकी एक अपनी सोच है, मुनफरिद अंदाज़ है और एक्टिंग के साथ साथ हम देखते हैं कि डायरेक्शन में भी ये मुनफरिद सोच को वो समाज में, हमारे माशरे में एक मस्बत तब्दीली के लिए इस्तेमाल करती हैं। बहुत ही गहरी सोच रखती हैं, ख़ास तौर पे सियासत पे भी। अक्सर मैं देखती हूँ कि शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ या एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शायद माशरत पे इतना ज़ोर नहीं देते, या वो उसको देखते भी है तो एक क्रिएटिव अंदाज़ में, बट शी मीन्स रियल चेंज। हमारे साथ मौजूद हैं मिसबा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मिसबा फॉर बीइंग हियर विद अस। और मुझे पता है कि जब इलेक्शंस इस दफ़ा हुए थे और एक दफ़ा हमने फिर देखा कि जमहूरियत का सिलसिला पाकिस्तान में तक़वियत पा रहा था, अहम हो रहा था, आपकी एक अपनी सोच थी। आज 3-4 साल गुजर जाने के बाद इलेक्शंस के, अपने आप को उतना ही पॉजिटिव पाती हैं? आपको लगता है कि चेंज का सब नारा लगाते हैं और होता कुछ भी नहीं है? नहीं, आई थिंक मैं, पता है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरी सोच भी, मुझे लगता है कि चेंज तो आना ही आना है और ये बिल्कुल, हम वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिले हैं। आई थिंक एवरीथिंग टेक्स टाइम। जो साथ गड़बड़ें इतने सालों से हुई हुई हैं, उनको ठीक होने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए आपको बस सच पे जमे रहना है और आपको यू हैव टू
फिक्स पाकिस्तान। एक आर्टिस्ट का, एक क्रिएटिव डायरेक्टर का इसमें क्या इनपुट हो सकता है? आप लोग किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इस आगाही को बढ़ाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी अपना हिस्सा डाल सकता है, वेदर यूर अ डायरेक्टर, जो आपकी वो है, हर कोई है, क्योंकि आप जब अपने मुल्क से प्यार करते हो तो यू वांट अ चेंज इन योर कंट्री। आप कहते हो बाकी जैसे मुल्क है वैसे आपका मुल्क उस तरीके से क्यों नहीं, आपका ग्रीन पासपोर्ट की क्यों उस तरह रिस्पेक्ट नहीं हो रही, सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम क्यों ख़राब हो रहा है। एंड बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग दिस थिंग, मुझे मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान का इमेज बाहर इतना अच्छा और पॉजिटिव करूं कि लोग ये ना कहो ये तो वो मुल्क है जहाँ पे सब टेररिज्म होता है, ये होता है, वो कि हाँ पाकिस्तान यार वहाँ तो जाना चाहिए, वहाँ तो इतनी खूबसूरती है, वहाँ तो इतने अच्छे लोग हैं, यू नो वी हैव सच अ रिच कल्चर, वी हैव अ ब्यूटिफुल कंट्री। आप नॉर्थ जाओ, मतलब स्विट्ज़रलैंड से बेहतर है हर जगह से। मैं तो कहती हूँ हर जगह हम जाते हैं, वी आर ऑल, यू नो, वी आर ऑल लाइक representatives of our country, and it is so important for each and every one of us. अच्छा, यही बात हमने आज के अपने टॉपिक में समोने की भी कोशिश की, यानी इनफरादियत वर्सेस यू नो दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जहां आप कहें कि मैं एक कौम का, एक मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव हूं, पाकिस्तान से बाहर निकलते ही आपकी जो भी ख्यालात हों, ये बहुत अहम है कि लोग आपके मुल्क को, आपकी कौम को आपके थ्रू किस तरह देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं पता है एक बड़ी, हम बहुत सी हम नेगेटिव चीज़ें भी कहते हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क में एक चीज़ जो उनकी जो पॉजिटिव मुझे जो नज़र आती है, वो कहते हैं कि जो भी आपके अंदर जो भी कुछ हो रहा होता है ना, बाहर जब आप जाते हो तो यू आर अ प्राउड नेशनल। एंड आई थिंक इवन फॉर अस बीइंग पाकिस्तानीज वी शुड जस्ट, हम लोग पता है हमारी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम अपनी अक्ल को और अपने उसको गलत तरीके से उसको, मतलब डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक ऑल द टाइम। आप अपनी सोच रखें, आपको पता है आपके क्या नेगेटिव चीज़ें, उसको इम्प्रूव करें, हर वक्त दूसरों को ना करें, आप अपने पे आप क्या पॉजिटिव इनपुट डाल सकते हैं एनीवेयर, इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, इन वट एवर प्रोफेशन यू आर इन, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ वॉट यू कैन गिव बैक टू द कंट्री, एंड आई मीन इट फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम सब कुछ ये करेंगे, आप कह रही थी नफ्स पे काबू भी सब कुछ, मतलब एक सारी चीज़ जो है ना जो अल्लाह ने हमें सिखाई है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड दैट इज बेसिकली। अच्छा, क्योंकि हम मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरा भी, मिसबा का भी ताल्लुक टेलीविज़न मीडिया से है, हमने कल से देखा कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या भी रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक टॉक शो में कुछ बदमज़गी हो गई। देखिए, मुबाहिसा करना जमहूरियत का हुस्न है, बिकॉज़ इख्तिलाफ़ राय होता है, लेकिन क्या आदाब हो सकते हैं, किस तरह हम अपने नफ्स से, अपनी इनफरादी सोच से बाहर निकल सकते हैं, और बाहर इस तरह निकलें कि आपकी सोच दूसरों को इंस्पायर करे, बजाय इसके कि किसी और की हतक की इज्जत हो। इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और अब हमारे पैनल में एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और ये जो बहुत अहम हम सवाल आपके सामने रखे हुए हैं कि सब्र व बर्दाश्त का महीना है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे सानहे, वाक़यात और इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा नहीं लगता कि हमारे माशरे में सब्र व तहम्मुल बढ़ रहा है। और आज 5वां रोज़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों का टॉलरेंस लेवल वाकई नीचे चला जा रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि हम अपने नफ्स पे काबू नहीं रख पाते, या इसकी वजह यह है कि जो हम सोच लेते हैं, जो हमारे ख्यालात होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो हमें इतनी अजीज़ हो जाती है कि वो हर एक पे हावी होती है, हम उसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट, कोई और दलील सुनना नहीं चाहते। कल ऐसा ही एक वाक़या हुआ, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद है निर्मल नियाजी, यूर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच निर्मल फॉर बीइंग हियर। इसी इंसिडेंट से शुरू करते हैं जो हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे। कल एक टेलीविज़न प्रोग्राम में एक बड़ा शॉकिंग मंजर हमने देखा, जब एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ द सेनेट और दूसरी तरफ अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, दे गॉट इनटू अ वेरी अगली फाइट। आप क्या समझती हैं, गलती कोताही कहाँ से हो रही है? आर वी टू अटैच टू आवर आइडियाज़? हमने बिल्कुल बात करने की, डायलॉग करने की, डिस्कशन करने की गुंजाइश ख़त्म कर दी है माशरे से? कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद आर्ग्यूमेंट्स टेक्निकली। आप डिस्कस करते हो, ओपिनियन शेयर करते हो, बात करते हो, तो ही आगे बढ़ते हो। आर्ग्यूमेंट्स इश्यूज़ तब बनते हैं जब हमें लगता है कि हमारे आर्ग्यूमेंट के अलावा दुनिया की कोई और हकीकत नहीं। सही। जो हम कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वही सच है, और वो दुनिया का आखिरी सच है।
कल जो इंसिडेंट हुआ, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि इट वाज प्रीटी शॉकिंग। मैंने इतनी डिटेल में नो डाउट उसकी मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं गई, बट जो भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स आए उसके सामने दे वर अलार्मिंग, नो डाउट। सेंसिटिविटी जो आ जाती है, जिसको हम इनटॉलरेंस भी कह देते हैं, वो बाज़ औक़ात इसलिए होती है जहाँ पे हम जो अपना ओपिनियन दिया, लाइक फॉर एग्जांपल आई से कि भाई मुझे ये सर्टेन कलर पसंद है, अब वो चीज़ मेरे लिए पर्सनल मीनिंग हो गई, तो कोई अगर इंसान उस कलर को रेडिक्यूल करेगा या उसको बुरा कहेगा, तो इन माई हेड मुझे जो सुनाई देगा वो ये नहीं है कि कलर को वो कुछ कह रहा है, वो मुझे कह रहा है, अटैक समझते हैं हम, वो मेरी बुराई कर रहा है। दैट इज़ व्हेन आई गेट सेंसिटिव, दैट इज़ व्हेन आई लूज़ माई पेशेंस, मेरा टॉलरेंस ख़त्म हो जाता है, मेरी सारी जो इबादतें होती हैं वो साइड पे चली जाती हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त प्रूव करना होता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। सो दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू अकर, जब हम अपने जो डिस्कशन कर रहे हों उस डिस्कशन में हम अपनी ज़ात को ले आएँ बजाय इसके कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके चलें, जिसको अंग्रेज़ी में हम सेल्फ या नफ्स कहें, उससे और ख्यालात से अपने आप को आप अलग नहीं कर पा रहे, यू सीइंग इट ऑल एज वन, सेम थिंग। होता ये है कि ज़ात जो होती है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, सेल्फ को एक टाइम पे प्रोप्रियम का भी एक टर्म दिया जाता था, दैट्स अ साइंटिफिक टर्म। प्रोप्रियम की 10 कंडीशंस होती थी, एक सर्टन कंडीशंस होती थी, साइंटिस्ट ने उस कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया था, और वन ऑफ द फ्यू कंडीशंस वाज दैट कि हमारी प्रोप्रियम आइडेंटिफाई होती है थ्रू द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव। दैट इज़ वाई हमारे बच्चे हमारे प्रोप्रियम की एक्सटेंशन होता है, उनको कोई कुछ कहता है तो हमें बेइज्जती महसूस होती है, गाड़ी, घर, कपड़े, मिजाज, सब कुछ। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कि एज एन इंस्टिंक्ट को आना, बट बात वही आ जाती है कि जो चीज़ इंस्टिंक्ट के तौर पे आ रही है, अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो देन यू आर एग्जिस्टिंग जस्ट लाइक एनिमल्स। एनिमल्स इंस्टिंक्ट्स पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर वही नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट में आप क्या कहेंगे? चलेगी जो आपने नफ्स की बात कर रही हैं, तो वो टॉलरेंस मतलब ये चीज़ें तो इंसान के अंदर हैं और हर एक के पास है, हर किसी, यानी आपके भी होंगी, मेरी भी हैं, बिल्कुल। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे होता है, मतलब कि जो आपकी जो, चाहे वो आप उसको एजुकेशन कहें, चाहे आप उसको बर्दाश्त कहें, टॉलरेंस कहें, वो चीज़ तो इंसान को ऊपर लाती है ना, बेहतर करती है। और आप सिर्फ इस इंसिडेंट का नहीं, आप जनरली भी आप देखें आजकल कि टॉलरेंस हमारी बिल्कुल ख़त्म है, मतलब ज़रा सा कोई कुछ कह देता है तो लाइक ये कह रही है कि वो हम पर्सनल अटैक हो जाता है, किसी को कोई कुछ कह देता है तो होता है कि यार तुमने मुझे कैसे कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ की बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। जब हम एजुकेशन की या तालीम की बात करते हैं, किसी ने एक फॉरवर्ड हमें भेजा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप अगर डिग्री को या किसी की क्वालिफ़िकेशन को एजुकेशन समझ रहे हैं तो वो गलत है, वो तो एक रसीद है कि जितने पैसे आपने फ़लानी इंस्टीट्यूशन को दिए, आपकी एजुकेशन आपके इखलाक से, आपके तरीक़ेकार से चलती है, जिसको हम कहते हैं मेंटली एजुकेटेड। डिग्रीज आर नो एजुकेशन इन, कि बहुत सारे लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट उनका जो दिमाग होता है वो आपसे बहुत बेहतर होता है, उनके ख्यालात आपसे बहुत सुलझे हुए होते हैं। सुलझा हुआ शख्स एक टर्म यूज़ की जाती है हमारी सोसाइटी में कि जी ये बहुत सुलझा हुआ शख्स है, सही। उसके पास ज़रूरी है कि आप डिग्री चेक की तो आपने बोला कि हाँ जी MBBS का डॉक्टर था। तो मिजाज की वही बात आ जाती है, इश्यूज़ तब बनते हैं जब हमें लगता है कि हमारी हकीकत ही हकीकत है, हालांकि दैट्स नॉट द फैक्ट। आप सिर्फ सिटी चेंज कर लें, जो आपके बिलीव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब हम अपनी खाला के घर चले जाएं, उनका रहन सहन, उठना बैठना, हमारे घर में अगर 9 बजे सोते हैं, उनके घर 10 बजे सोते हैं, तो इस पे बैठ के अगर आप लड़ रहे हैं then तो कोई ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं आता। कभी-कभार दूरी भी आपके जो परसेप्शंस होती है उसको मिसपरसेप्शन बना लेती है। लाइक पहले ऐसा ज़माना नहीं था, लेकिन अब जैसे हमारे मुल्क के हालात रहे पिछली एक दिहाई में, वी हैव मेड सर्टन परसेप्शंस कि जैसे मैं कराची में बैठ के ये सोचूं कि दूसरा शहर शायद अनसेफ है, वेयरएज़ वहाँ पे बैठे हुए लोग समझ रहे हैं कि कराची बहुत अनसेफ है। सो हाउ डू यू ब्रिज दिस गैप? मिसबा आप क्या समझती हैं कि टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए हम मूवीज़ बनाएं, मीडिया पे बात करें? अब तो मीडिया पे ऐसे इंसिडेंट्स आने लगे हैं वेयर पीपल आर अनएबल टू लिसन टू ईच अदर। बिकॉज़ द थिंग इज कि एक तो रेटिंग गेम आपकी शुरू हो गई वहाँ पे, वो जो रेटिंग गेम जो हर चीज़ में आई है ना, कि जितने उसमें आप कर रहे हैं तो जो रेटिंग, आपको बहुत कुछ टेलीविज़न पे बैठे हुए आपका ये एक फ़र्ज़ बनता है कि चाहे आप अपने ड्रामों में, चाहे अपने प्रोग्राम में, जैसे आप नफ्स के ऊपर बात करें, बहुत चीज़ें सिखानी है लोगों को, तो वो चीज़ हम सिखा नहीं पा रहे हैं। हम हर चीज़ को एकदम से हम एक जजमेंटल सी चीज़ कॉम बनते जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग। जैसे आप डिस्कशन की बात करें, आप डिस्कस करें बात को एज ए पर्सन, एज अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन उसके ऊपर आप रिएक्ट इस तरीके से ना करें कि जी आपको किसी ने अटैक किया है एंड यू आर जजिंग द अदर पर्सन। ईमान के हवाले से हदीस मुबारका भी यही है कि अगर तुम्हारे माल से, तुम्हारी ज़बान से और तुम्हारे हाथ से किसी और को नुकसान पहुँचता है तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। इस पर बात करेंगे और ज़रूरी है कि हम सिर्फ, जैसे एक और मीम
मेरे पास शेयर हुई थी विच वॉज मोर लाइक अ कार्टून, जिसमें पेट बेचारा ये आपसे शिकायत कर रहा था कि लगता है रोज़ा सिर्फ मैंने रखा है, मुझे ही खाना पीना नहीं मिल रहा। हालांकि ज़बान को भी खुली छूट है, हाथों को भी खुली छूट है, पैरों को भी खुली छूट है और आँखों को भी खुली छूट है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी ज़ात की जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो रोज़ा भी आप उसी नीयत से और उसी रूह के साथ रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूँ सिद्रा और आपके कमेंट्स फीडबैक मुझ तक पहुँच रहे हैं। facebook.com/sidraiqbal.official या फिर ट्विटर @sidraiqbal पे मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इस सब्जेक्ट के हवाले से। क्या वजह है कि हमारे माशरे से टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है या कम नज़र आती है? क्या हम बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं अपने आइडियाज़ के साथ? ये एक क्लैश इन द हिस्ट्री ऑफ टाइम हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं एक पॉपुलर थाट के हवाले से जिसमें कहा जाता है कि लॉज मुल्क में कैसे बनने चाहिए, ख़वातीन के हुकूक और उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना चाहिए, वो एक आजकल का बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने रिपोर्टर की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से हसन जहांगीरी मौजूद हैं और वहाँ की जो इफ्तार की तैयारियाँ हैं वो हमसे शेयर करना चाहेंगे। मौसम के हवाले से भी बताएँगे और हमारे सब्र का इम्तिहान भी लेंगे दिखा के कि वहाँ पर बाज़ार में क्या कुछ बन रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसन। जी वालेकुम सलाम सर। जी हसन, कहाँ पे मौजूद है और आज आप हमारे का इम्तिहान कैसे लेंगे, क्या बता रहे हैं, कौन से पकवान आपको नज़र आ रहे हैं, लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं इफ्तार की? जी बिल्कुल, आज भी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं मौसम के हवाले से बताता चलूँ कि मौसम थोड़ा सा पहले की निस्बत गर्मी में शिद्दत नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उससे गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो चुकी है। और इस वक्त भी अफ्तारी के लिए जो है रोज़ेदार ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं सदर में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं अफ़गानी होटल है। यहाँ जो है काबली पुलाव जो है मज़े से लोग देख भी रहे हैं और उसे ख़रीदारी भी कर रहे हैं, ले रहे हैं उसे। साथ में मैं बताता चलूँ कि एक और स्पेशलिटी जो पेशावर की है, रोश, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पेशावर के हवाले से मैं बताता चलूँ, चूँकि अफ़गान यहाँ बहुत ज़्यादा आए थे और अफ़गानी खुराकें जो हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो काबली पुलाव हो गया, रोश हो लेकिन हसन हमेशा आप जिक्र करते हैं, पिछली दफ़ा भी आपने हमें कढ़ाई का, चपली कबाब का, आज आप काबली पुलाव और फिर रोश का बता रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल में रात के खाने में नोश की जाती हैं। इफ्तार में क्या इसी वक्त से लोग लेके जा रहे हैं ये सब चीज़ें? जी बिल्कुल, होटल खुले हैं और इसी टाइम जो है वो रोज़ेदार आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, ये चीज़ें लेके जाते हैं। रोज़ेदारों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि यही वक्त होता है कि वो ख़रीदारी कर ले, अपने लिए ये चीज़ें ले जाएं और अफ्तारी में जो है वो दस्तरखान पे रख के दस्तरखान की शान भी इससे बढ़ती है। हसन, हमें कीमतों के बारे में क्या बताएंगे? क्या आपको लगता है कि ये क्योंकि आइटम्स इतने ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, लोग इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या रमज़ान में इनकी कीमतों में इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि जब भी रमज़ान का आगाज़ होता है तो कीमतें हर अशियाए खुर्दनोश और तमाम जो फ्रूट हैं, दीगर अशियाएँ उनकी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है, चाहे काबली पुलाव है, रोश है, दीगर जो ग़िज़ाएँ हैं उनकी कीमतें जो हैं पहले से काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पेशावरी जो है रिवायती जो मशरूब है गुड़ का शरबत, वो बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। उसके स्टॉलों पे काफ़ी रश होती है, लोग वो लेके जाते हैं और गर्मी की शिद्दत उससे कम करते हैं। लोगों का ये कहना है कि गुड़ का शरबत जो है
उससे अफ्तारी के टाइम जो प्यास की शिद्दत होती है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का, हमें अपडेट करने का। और जिस तरह के मैंने कहा, हम भी और हमारे नाजरीन भी हमारे सब्र का इम्तिहान लिया है आपने इतनी मज़ेदार बातें और अपडेट्स हमें दे के। कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, हम बात कर रहे हैं नफ्स की। आप मुझे अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस, फीडबैक, हमारी डिस्कशन से कोई बात आपको पसंद आई या उस पर आप मज़ीद कुछ तबसरा करना चाहते हो तो facebook.com/sidraiqbal.official या फिर ट्विटर पे @sidraiqbal पे हमें बताइए। मिसबा, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह हमने कहा कि फुकदान नज़र आता है, तालीम एक हमने सबसे ज़्यादा आसान तरीका बता दिया। हम कहते हैं नहीं जी, ज़्यादा लोगों में क्योंकि लिटरेसी नहीं है, शायद ये मसाइल हम इसलिए फ़ेस कर रहे हैं। लिटरेसी, तालीम और तरबियत को एक साथ ही रखें, क्योंकि कई ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी बात हो रही थी कि डिग्रियां आपकी इतनी ज़्यादा हों तो आप उतने ही एजुकेटेड हो जाएं। एजुकेटेड होना आप मतलब है कि आपके घर में आपको वो सब चीज़ें सिखाई जाएं जो हमारी इंसानी कदरों के लिए बड़ी ज़रूरी है। आपकी वो चीज़ें आपको बहुत बचपन से ही, हमारे स्कूल्स में भी नहीं होती हैं ये ट्रीटमेंट, मतलब आप एथिक्स सिखाएं उनको, आप सच और झूठ और ये चीज़ें सारे जो आपके मॉरल चीज़ें वो सिखाएं और बचपन से इनकलकेट करें। अच्छा, हम यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक बड़ा मसला हमने यहाँ पे कहा कि ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है या उनके जो हुकूक हैं वो एक अहम पहलू है हमारे माशरे के लिए। निर्मला, आप क्या समझती हैं कि उसमें कमी या खामी कहाँ रह गई है? क्या बहैसियत सोसाइटी हम ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं? आई वुड से कि अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी कोई ऐसे शख्स नहीं मिले जिन्होंने वुमेन राइट्स या वुमेन की जो डिसरिस्पेक्ट होती है वो की हो। बट सोसाइटी की जो रियलिटी एट लार्ज है उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती, बिकॉज अपनी क्लिनिक पे आई प्रैक्टिस, वहाँ पे जो मेरे पास क्लाइंटेल आती है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक एब्यूज़ के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं। सो आई डू बिलीव कि एज अ सोसाइटी हम एट कल्चरल लेवल अनफॉर्चुनेटली रिलीजन से दूर का एस्पेक्ट आ गया ना, बिकॉज रिलीजन में कहीं भी वुमेन या औरतों की डिसरिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इज्जत है हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज कल्चर एंड रिलीजन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। कल्चरल लेवल पे हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को सोच लिया कि वुमेन इज़ अ सेकेंडरी सिटीज़न। लेकिन व्हाट अबाउट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में, जो हम कहते हैं कि घर से, यानी पहले एक तसव्वुर हमारे जहन में आता था कि शायद लड़की की शादी होती है वो इन लॉज के यहाँ, उसको शायद वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, कुछ हॉस्टिलिटी होती है जिसकी वजह से वो वायलेंस का विक्टिम बन सकती है। अब कुछ इंसिडेंट्स हमारे सामने ऐसे आए हैं जहाँ पे नज़र आता है कि सगी माँ ने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया। एग्जैक्टली। तो ये कहाँ से आ रही है? वही वाली मेंटेलिटी इस चीज़ को फ्यूल इन करती है जहाँ पे ये थॉट प्रोसेस आता है। एक तो ये कि मैं सही तुम गलत, दूसरी बात ये कि तुम औरत या तुम बेटी या तुम लोअर, तो उसमें देन आई एम डोमिनेंट, मैं पाप। और ये चीज़ अभी रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग एंड मेरे जो ड्राइवर थे मेरे साथ, और ही वाज अ वंडरफुल इंडिविजुअल एंड दैट इज़ एन अगेन रिफ्लेक्शन, उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी बट जो उनका मिजाज था और इंटेलेक्ट था वो वाज फार बियॉन्ड। एंड ही सेड कि पता है मैं कभी कभी सोचता हूँ औरत की जितनी बड़ी दुश्मन है ना उतना शायद कोई और नहीं है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या कहेंगे, जलाने वाली सगी माँ वो भी एक घर का रोल होता है ना। पहले तो द वे योर फादर ट्रीट्स योर मदर, बच्चा तो वही देखता है ना कि किस तरीके, कौन सी टोन पे बात कर रहे हो माँ के साथ, क्या इज्जत से बात कर रहे हो या नहीं बच्चे तो वहीं से चीज़ पिकअप करते हैं ना। लेकिन आपकी वही वाली बात हमारी, हम कह रहे थे कि इतनी इनटॉलरेंस हो गई है हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा कि आप मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर एक औरत ने अपनी मर्ज़ी की शादी कर ली, जला दो उसे। हेलो, आप जजमेंटल इतने क्यों हो रहे हो? आपको किसने हक दिया किसी और की ज़िंदगी लेने का? आपको तो बात नहीं पसंद। इसी बारे में हो सकता है रिलेटेड सवाल हो। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा रिलीजन है वो भी हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि हमें सब्र तहम्मुल से काम देना चाहिए, और औरतों की रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा हमारे रिलीजन के अंदर है। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा आती थी तो उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते थे, तो इससे बड़ी तो हमें कोई एग्जाम्पल मिल नहीं सकती औरतों की रिस्पेक्ट और उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का इस बारे में। एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करूँगी, जो हम इतनी सारी, जो आई एम सॉरी लेकिन मैं बहुत इस चीज़ में, औरतों की रिस्पेक्ट इतनी ज़रूरी है कि हज़रत खदीजा का आप ले लें, ठीक है ना, शी वॉज a successful trade and people used to respect her for that. Respect her. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बैकबोन थी, उनको इतना उन्होंने वो किया है, हर चीज़ में उनके साथ साथ ही रहती थी। तो अब वो भी तो एक औरत थी,
तो आप उनको क्यों, आप खड़े होके आप चाहे जहाँ पे हो, चाहे आप पार्लियामेंट में हो, चाहे आप कहीं, आप कैसे इस तरह किसी को कह सकते हैं कि जी आपकी कोई इज्जत नहीं जस्ट बिकॉज यूर अ वुमन। आई एम सॉरी, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, बिकॉज अगर आदमी हेड ऑफ द फैमिली है तो उसको ये ठीक है, रिस्पेक्ट भी औरत ने दी, औरत इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपके बच्चे जब तक औरत बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देगी वो बड़े नहीं हो के अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम पाकिस्तानी माशरे की तरफ नज़र डालते हैं, वी आर अ कल्चर ऑफ मॉडरेट पीपल, हम एक्सट्रीम थाट नहीं रखते। इनफैक्ट हम इसी जो हमारा मिसपरसेप्शन है उसको हम फाइट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामलात पे हम एक ऐसी नहज पे आ जाते हैं जब मॉडरेट्स को मेरे ख्याल में दे कैन नॉट बी साइलेंट मेजॉरिटी एनी मोर, बिकॉज नाउ यू आर क्रीपिंग इन टू माई स्पेस। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड we'll be right back. हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकातों की पाबंदी करता है तो उसके गुनाह ख्वाह समुंदर की झाग के बराबर हों तब भी वो मुआफ़ कर दिए जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस वेरी वेरी हीटेड डिस्कशन, जहाँ पे बात हो रही है हमारे माशरे से टॉलरेंस क्यों ख़त्म हो रही है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से क्यों उनको समझा जाता है कि वो पोजेशन है या ख़ानदान की एक सोच के हवाले से ही उनको चलना है, उसके साथ इन सिंक रहना है। उनकी इनफरादी सोच को हम एक तरह से बढ़ावा नहीं देते। ये मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तान के लिए सच नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर जो फुली ट्रस्ट करते हैं अपने घरों की बेटियों को, बहुओं को, और उनको तमाम वो मौके देते हैं कि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वार्टर्स में आप यकीनन ये कह सकते हैं कि एक सोच सरायत कर गई है जहाँ पे ख़वातीन के पास वो फ्री विल नहीं है। इसके हवाले से मेरे ख्याल में एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगी? अदीना बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका आज का, सब्र के हवाले से। रमज़ान जैसे चल रहे हैं जी, हम लोग के अंदर और ज़्यादा पेशेंस पैदा होना चाहिए। रमज़ान में लोगों को चाहिए कि वो अपने थोड़े रवैयात वगैरह को बदलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सब्र तहम्मुल ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है, कभी कभार ख़ास तौर पे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो। दूसरे की दलील को सुनने की टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मिसबा, जो हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम देते हैं ना कि ख़वातीन के हुकूक पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पे हैं, हम नहीं समझते। बट देन देयर आर पीपल लाइक यू, मी एंड निर्मल, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो वेयर डू यू थिंक वी वेंट रॉन्ग? वी हैवंट गॉन रॉन्ग, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक विमेन इन आवर कंट्री आर स्ट्रगलिंग, और बहुत सारे ऐसे ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, अच्छे लोग जैसे आप कह रही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एट एवरी स्टेप यू हैव टू फाइट। वटेवर आपका वो है, आपको एक लड़की अपनी जगह बनानी पड़ती है। जैसे एज ए डायरेक्टर मैं बात करूँ, आई हैव बीन डायरेक्टिंग फॉर 20 years, बट व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज हार्डली एनी वुमन डायरेक्टर देयर। सो यू नो आई पुट ऑन वेट, आई बिकेम लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था बीइंग अ वुमन। कोई बात ही नहीं सुनता था कि नहीं मेरे मियाँ से पूछ रहे होते थे, तो मुझे होता था कि हेलो मैं हूँ, मुझसे पूछें। सो आई काइंड ऑफ अनकॉन्शियसली ऑल्सो आई जस्ट put on weight, started throwing my weight around literally, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोजेनाइज करना पड़ा आपको। Exactly, to show them that I knew, and then once work आपका होता है फिर आपको उसकी इज्जत अलग से मिलती है। then people started, but when I hindsight में मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे हुआ क्या था। likewise पॉलिटिक्स में जैसे है, किसी पॉलिटिक्स में ठीक है कहते हैं हाँ जी वुमेन, अगर आप सर पे दुपट्टा उड़ के क्वाइटली बैठ जाएं और जी हाँ जी करते रहें तो बस ठीक है। इफ़ यू हैव एन ओपिनियन एंड इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, पीपल से कि जी आप घर में बैठे हैं, आप क्यों यहाँ पे आई हैं? Hello, I'm a woman. I want to say something. It is my choice to dress the way I am. It's very easy to stereotype. यानी अगर आप आवाज़ निकालें या अगर अपनी बात करें, माँ बेटी उसमें बैठती है ना आप उस फ्रेम में, तो आप ठीक है। अगर उस फ्रेम से आप डिफरेंट हैं या आप पावरफुल हैं या आप अपना ओपिनियन इतना है आपने क्या बोले, तो आप बिल्कुल आपको चुप करके बिठा। अच्छा निर्मल, आपके लिए एक सवाल आया हमारे पास, एंड दिस इज़ फ्रॉम अ यंग मदर। उन्होंने कहा देखें जी आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है आप लोगों की, लेकिन जो माशरे की रियलिटीज़ हैं दे आर वेरी मच देयर। हमें एक खौफ है, एंड शी इज़ अ मदर ऑफ अ टीनेज गर्ल। उन्होंने कहा अब इसने आगे कॉलेज जाना है, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है। जो हम किस्से सुनते हैं, जो हम अपने माशरे में कहानियाँ सुन रहे हैं हरासमेंट की एंड अदरवाइज, दे वेरी स्केरी। तो आप किस तरह खुद अपने आप को भी मजबूत करें और वो कॉन्फिडेंस
बच्चियों में भी दें, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं जो बात करना चाही थी, एक कोट मेरे जहन में भी रिसेंटली ही मैंने कहीं पढ़ा था, सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था कि हर सक्सेसफुल लड़की के पीछे एक वो बाप और माँ खड़ी है जिसने उसके ऊपर एतबार किया, सोसाइटी पे नहीं। एंड दैट इज़ द आंसर फॉर दैट लेडी, दैट इज़ द आंसर फॉर दैट लेडी। आप अपनी बेटी को बिठाएं, समझाएं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है, बेटा फिजिकल अब्यूज़ क्या होता है। कोई तुम्हारा हाथ पकड़े तो तुमने हमें आके बताना है, हम पलट के ये नहीं कहेंगे कि तुमने ये दुपट्टा क्यों सर पे नहीं लिया था। सही। ये नहीं पूछेंगे कि तुमने क्यों ऐसे जुमला बोला था, हम उसका गिरेबान जाके पकड़ेंगे कि जिसने तुम्हें हाथ लगाया। अगर आप अपनी बेटी को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं कि उसके साथ कभी कुछ गलत हो, खुदा न खास्ता, तो वो इधर उधर देखने के बजाय सबसे पहले आपको आके बताए, तो दैट आई थिंक इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ। अमूमन लोग खौफ के थ्रू डिविएट ज़्यादा करते, मतलब फादर फिगर्स जो होते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि हम लोग बहुत डिफरेंट उसमें निकले, एंड आई वुड बिलीव मेरी ज़िंदगी में जो फादर फिगर्स रहे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे फादर, मतलब मेरा ख्याल है हमारे घर में जो हमारे मेल हैं उनसे ज़्यादा मुझे हमेशा तरजीह दी गई, और शायद इसीलिए मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, बिकॉज दे बिलीव मोर इन मी कंपेयर टू द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। सो और ये वो रोशन मिसालें हैं पाकिस्तान के माशरे में भी, एंड दिस इज़ ट्रूली हु वी आर। यानी हम जो कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली मीडिया में भी आपको सिर्फ वही रुख नज़र आता है जब खुदा ना खासा किसी बाप ने तशद्दुद किया अपनी बेटी पे, पर वो वाले बात नजर नहीं आते। एक्सक्यूज मी, लेकिन वो करते, लाइक अभी मैं बात करती हूँ सेंसर कराया, जैसे उडारी एक प्ले आ रहा है, That is a wonderful it's a wonderful play। आपको इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी चाहिए कि लोग बुरे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है मिसबा, इस पे हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस टॉक को, इस कॉन्वर्जेशन को इसी तरह आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत ही इंटेंस टॉपिक, और इस पे मेरे ख्याल में जितनी बात की जाए वो कम है, लेकिन हमारे पास वक्त कम, मुकाबला सख्त। जाते जाते मैं ज़रूर इनके कमेंट्स और इनके लास्ट मैसेजेस फॉर आवर व्यूअर्स लेना चाहूँगी। मिसबा, क्या कहना चाहेंगे ऑन द सब्जेक्ट एंड हाउ कैन वी चर्न आउट गुड पीपल जस्ट लाइक यू? मैं चाह रही हूँ कि हम लोग फैक्ट्री लगा लें, हाँ, और अगर इंसानियत पे आ जाए, मतलब और जजमेंटल ना रहे, हम लोगों को इसलिए जज ना करें कि वो सेम हमारी रिलीजन नहीं है या हमारी बात नहीं सुनते या कुछ। आप अच्छे इंसान बनाएं जो कि अल्लाह मियाँ ने जिस तरह हमें भेजा है, वी हैव टू आंसर टू हिम। हमने सेलिब्रेट द डिफरेंसेस एंड यूज देम टू ब्रिंग अस क्लोजर। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा फॉर दैट। निर्मल, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे छोटी सी बात जो कहना चाहूँगी वो यही है कि हर ओपिनियन को पर्सनली ना लें। आपके ओपिनियन बिल्कुल ठीक होंगे, बट दूसरे का ओपिनियन भी ठीक हो सकता है। अगर आपके ओपिनियन से दूसरे का ओपिनियन या उनका ख्याल आपसे मैच नहीं करता तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो गलत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल और मिसबा फॉर बीइंग हियर विद अस। मेरे ख्याल में वक्त कम, और अब मेरे ख्याल में लाहौर में मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है थोड़ी ही देर में। उसके लिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपका फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम दीनी मसाइल डिस्कस करते हैं हमारे उलमा से, उसके लिए वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम माशरती मसला कि क्या हम में वाकई सब्र की, बर्दाश्त की कमी वाकई होती जा रही है माशरे में। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, उनके हुकूक, उनका रोल, उनका किस किस्म का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक ज़िंदा माशरे में, उसके ऊपर हमारे माशरे में कुछ इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। सब लोग एक तरह से नहीं सोच सकते, लेकिन इस इख्तिलाफ़ राय को क्या एक तरह से बेसिस बना लेनी चाहिए एक दूसरे की हत्ता की इज़्ज़त करने की, ये भी मुनासिब नहीं है। इस हवाले से दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है, आज हम इस पे बात करेंगे। आपका फेवरेट सेगमेंट, आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और यही सवाल कि सब्र व तहम्मुल जिसके एक ओवरऑल मकसद तो है ही हमारे लिए बहैसियत एक इंसान के, चाहे आप मर्द हों या ख़ातून हों, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि ख़ास तौर पर ख़वातीन से किस तरह पेश आना है और उनका माशरे में एक क्या किरदार हो सकता है, उनके हुकूक को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, इस पर बात करेंगे।
हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असगर शाहिदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ मौजूद होने का। असगर साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँ, दर्स दीन हमें सब्र व तहम्मुल की ही देता है। रमज़ान मुबारक का महीना है, लेकिन आजकल ही नज़र आता है कि इतने अहम मसाइल जो माशरे के हैं, ख़वातीन के हुकूक से रिलेटेड, उसमें नाचाकी नज़र आती है, कभी कभार बदमज़गी हो जाती है, एक दूसरे की बातों को हम बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हर चीज़ के लिए, हर शय के लिए एक ज़कात है, हर शय के लिए एक ज़कात है। और अक़ल की ज़कात यह है कि जाहिलों की जहालत को बर्दाश्त करें, एक बात। दूसरी बात, इसी बात को आगे बढ़ाते जब आपने ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, हक़ूक़ के हवाले। पहली बात यह है कि अगर हम खुद खुश रहना चाहते हैं तो पहले अपनी बीवी को खुश रखें, उसका इज़्ज़त और एहतराम करें। अगर उसका एहतराम और इज़्ज़त करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी सहल होती चली जाएगी, एक बात। दूसरी बात, मौला मुत्तक़ियन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि अपनी बीवी पे फरावानी से पैसे खर्च करो। मौला फरावानी से बोला, फरावानी से पैसे खर्च करो। जिस तरह खर्च करते चले जाओगे तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ाते जाएंगे, रिस्क में इजाफ़ा करते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब जब बात आपने दूसरी बात आपने कही सब्र की, तो सब्र से मुतालिक एक जुमला सुनती चलें कि मौला कायनात घर में हैं, फाक़े से हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं, क्या करें। 3 दिन से फाका है घर में, अचानक अपना एक लिबास निकालते हैं एक और जाते हैं बेचने के लिए, तो 6 धर्म में वो लिबास बेचते आते हैं। जैसे ही बेच के निकलते हैं, रास्ते में एक साहिल होता है, कहता है कि मौला कई दिन से भूखा हूँ, कई दिन से घर में फाके हैं, खाने को कोई नसीब नहीं हुआ जी। तो आपने वो 6 धर्म उसे दे दिए। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अरबी घोड़े की बाख लिए हुए, महार लिए हुए खड़ा हुआ है। उससे कहते हैं, वो कहते हैं अली ख़रीदोगे? तो कहते हैं बतौर कर्ज़ तुमसे हम ख़रीद लेते हैं, बतौर कर्ज़ उससे वो ख़रीद लेते हैं। आगे जाते हैं तो एक और मिलता है, तो साहबी कहता है कि बेचेंगे क्या इसको आप? बोला हाँ उसको बेचेंगे, तो उसको बेचते हैं। अब जिससे ख़रीदा था उसकी तरफ चलते हैं, उसको देखने की तरफ कि वो कहाँ गया, वो नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद फिर जाते हैं, देखते हैं रसूल खुदा मस्जिद में बैठे हैं, उनके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ फरमाते हैं, कहते हैं सारा माजरा बयान करते हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन ये हुआ, ऐसा वाक़या हुआ। तो आप मुस्कुराते हैं, कहते हैं जो पहला साइल था वो रिज़वान जन्नत था, जिससे तुमने पैसे दिए थे, जिसने महार तुमसे जिससे तुमने ख़रीदा वो जिब्राइल थे, और जिनको बेचा वो मिकाइल थे। तो बात कहने का ये है कि सब्र और बर्दाश्त से सारे मसले मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि हल हो सकते हैं। मुफ्ती साहब, आपके पास यही सवाल अगर लेके आएँ, सीरत नबवी से और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी से हमें किस तरह का सबक मिलता है? क्योंकि मुबाहिसे या तनकीद या मुखालफत उस वक्त भी होती थी, तो किस तरह वो इसको फ़ेस करते थे, उससे हमें क्या सबक मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलफ़ाए राशिदीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके अलावा तमाम अकाबिरीन उम्मत का तरीका रहा है कि कुरान से सबक और तालीम हासिल करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी हर अमल का अज्र होता है, लेकिन सब्र का अज्र ये है कि उसे अल्लाह की मय्यत मिल जाती है, और जिसे अल्लाह की मय्यत मिल जाती है तो फिर वो किसी भी हाल में नाखुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे साथ अल्लाह है। अगर हम सब्र के हवाले से बात करें तो रोज़े ही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ़ सब्र करार दिया। हदीस मुबारक है, आप फरमाते हैं कि अस्सब्रु अस्सौमु निस्फ़ु सब्री, कि सौम यानी रोज़ा सब्र का निस्फ़ है, यानी सब्र को अगर आप आधा कर दें तो उसके अंदर रोज़ा आ जाता है। तो इसलिए हर चीज़ के अंदर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसको सताया गया होगा? आपने सब्र किया तो हम आपको फॉलो करते हुए सब्र करें और माफ़ कर दें। अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें उसका अजर देगा और आखिरत में भी अजर अता फरमाएगा। बहुत ही खूबसूरत बात। और इस वक्त मेरे ख्याल में सब्र की और ख़ास तौर पर रोज़े में सब्र की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं, क्योंकि कराची में भी अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है थोड़ी ही देर में। इंशाअल्लाह ताला ये ब्रेक लेते हैं, इसमें इफ्तार करते हैं और उसके बाद वापस आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, मज़ीद सवालात लेंगे और इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, मैं हूँ सिद्रा, और वो सेगमेंट जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सवालात इस सेगमेंट के शुरू होने से पहले भी हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह कि आपने देखा है द फर्स्ट हाफ फॉर प्रोग्राम, हम इसको एक माशरती तौर पर इस पहलू को देख रहे थे कि ख़वातीन के हुकूक, उनके फ़राइज़ और उनकी तरफ जो हमारा सब्र तहम्मुल बहैसियत एक माशरे की, एक सोसाइटी की होना चाहिए, उसमें हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या वजह है कि हमारे इर्द अब इस तरह की बातों पे जब मुबाहिसा होता है तो हम अगली यानी सामने वाले की दलील सुनना पसंद नहीं करते। वी बिकम टू अटैच टू आवर आइडियाज़। इसी हवाले से अगर हम इसके कैनवस को थोड़ा खोलते हैं तो दीन की तरफ से हमें क्या रहनुमाई मिलती है कि किस तरह अपने अंदर सब्र तहम्मुल लेके आएँ। जब मुखालफत आपकी तरफ हो रही हो तो उसको कैसे सहा जाए, किस तरह लोगों को अपनी दलील से कायल करें, और जब आप ऐसी सिचुएशन में ना हो कि लोगों को कन्विंस कर पाएँ या अपनी तरफ राग़िब कर सकें, तो उस वक्त सब्र करने की तलकीन किस तरह की गई है और सब्र करना कितना मुश्किल होता है, उसको अपनी ज़िंदगियों का हम हिस्सा कैसे बनाएं। ये बात अगर मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ लेके चलूँ, सब्र की तलकीन हर कोई करता है, लेकिन सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे किसी ऐसे ज़िंदगी के मरहले पे जब आप बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हों। तो उसके हवाले से दीन हमें किस तरह हमारी रहनुमाई करता है। और देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि दर हकीकत सब्र वही होता है जो पहले सदमे पर किया जाए, वरना बाज़ औक़ात तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि सब्र आ ही जाता है जी। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने बारे में बंदा ये राय कायम कर ले कि मैं अक़्ल कुल नहीं हूँ। मैंने जो बात सोची है या मैं जो बात कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी मेरी बात को उसी ज़ाविया निगाह से देखे जिस ज़ाविया निगाह से मैं बयान कर रहा हूँ। और बाज़ औक़ात एक ही चीज़ के कई ज़ाविये होते हैं, हम एक तरफ से देख रहे होते हैं और सामने वाला शख्स दूसरी तरफ से देख रहा होता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जी मेरा ज़ाविया निगाह गलत था और सामने वाले की दलील में ताकत है, मजबूत है उसकी दलील, तो हमें रुजू कर लेना चाहिए। रुजू कर लेना हुस्न है, और अकड़ जाना और डट जाना ये क़ुब्ह यानी क़बाहत व शनाअत है। तो अगर बिलफ़र्ज़ हमें एहसास हो गया, हम रुजू कर लें। दूसरी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए अहम है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपके सहाबा को शहीद किया गया, आपका सोशल बाइकॉट किया गया, आपको शहीद करने की साजिश की गई, आपको जादूगर कहा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का आलम यह था कि आप अगर चाहते तो पहाड़ आपके साथ सोने के बन के चलते। जिब्रील आपके खादिम हैं, वो कहते हैं आप हुक्म कीजिए क्या करना है, आप उन्हें दुआ अता फरमा रहे हैं। तो आज हमारी ज़िंदगी में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो अपने माजी को याद करें कि मुझसे भी बहुत गलतियां होती हैं, मेरा रब मुआफ़ करता है। वो रब होकर मुआफ़ कर देता है, मैं बंदा होकर मुआफ़ ना करूं, ये बड़ी अजीब बात है। तो जब मैं बंदा होकर मुआफ़ करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे पसंद फरमाएगा। जैसे कि हदीस में फरमाया गया कि इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम उन पर रहम करो जो ज़मीन में हैं तो वो तुम पर रहम फरमाएगा जिसकी रहमत आसमानों में है, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम फरमाएगा। तो इसलिए अगर किसी से गलती हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसकी जगह पे रखें, अपनी कुर्सी, अपने ओहदे, अपने माल और अपनी शोहरत के नशे में मदहोश ना हो। उस वक्त को याद करें जब ये चारों चीज़ें आपके पास ना थीं, और इनके जाते भी देर नहीं लगती, थोड़ा सा एहसास बेदार करना चाहिए। लामा साहब, आप इसी हवाले इसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहेंगे कि लोग कहते हैं कि सब्र करने की तलकीन करना बहुत आसान होता है, खुद करना बहुत मुश्किल होता है। यानी आमतौर पे हम यही सुनते हैं ना कि जी आप पे गुजरेगी तो आपको पता चलेगा और फिर आप हमें बताइएगा कि सब्र मतलब कहना आसान है, इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल होता है। बात यह कि हकीम लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा नमाज की पाबंदी करो, बुरे कामों से लोगों को रोको, अच्छे कामों की तरफ राग़िब करो। और फिर फरमाते हैं जब तुम पे कोई मुसीबत वार हो या मुसीबत में तुम मुब्तला हो तो सब्र करना, मगर एक बात याद रखना, बेशक ये बहुत हिम्मत वाला काम है, इतना आसान नहीं सब्र करना। सब्र से मुराद, एक जगह मैं पढ़ रहा था तो रसूल खुदा हज़रत मौला मुत्तक़ियान का इरशाद, आप दोनों बैठे थे रहमतुल्लाह अलैहि, तो आप एक जुमला फरमाते हैं कि मोमिन जब देखता है तो गौर करता है, जब साकित होता है तो गौर करता है, जब बोलता है तो ज़िक्र इलाही करता है, जब उसे अता होता है तो शाकिर होता है, जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो सब्र करता है।
फिर यहाँ फरमाया गया इन्नल्लाह मा साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र कौन सा? खुदा ने ये नहीं कहा मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ, इसमें तुम्हारे साथ हूँ, इसमें खुदा दो जगह आपके साथ है। एक जगह जब आप दुरूद पढ़ते हैं रहमतुल्लाह अलैहि उनकी आल पे, दूसरी जगह जब आप सब्र करते हैं तो खुदा दो जगह आपके साथ है। सब्र का पैमाना अगर हम देखते हैं तो हमें पूरी तारीख अगर हम उठा के देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अगर हम इसको इसी बात को गिरा बांध लें कि जब हम सब्र कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम किसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला आपके साथ है, हमारे साथ है, इसे ये सोच लें। और जब खुदा आपके साथ हो तो मैं नहीं समझ सकता कि आप ऐसी राह पे जाए जो गुमराह कुन हो, आप सिर्फ दाखिले बहिश्त हो सकते हैं। बेशक। अल्लामा साहब एक कॉल हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। जी आई थिंक कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम कॉल नहीं सुन पा रहे हैं। आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ ट्विटर पे मैसेजेस आए हैं। मुफ्ती साहब, ये आपके सामने रखना चाहूँगी। कुछ हमारी ज़िंदगी में हम टेलीविज़न पे, मीडिया पे जो इस वक्त की सिचुएशंस देख रहे हैं, एक सिनेरियो डेवलप हुआ हुआ है, सवाल उसी निस्बत से आया है कि कभी कभार एक दूसरे पे तोहमत लगाना और आवाज़ें कसना या किसी बुरे नाम से पुकारना, लोग उसको हद तक इज़्ज़त ऑफ कोर्स समझते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसकी माफ़ी पे डट जाते हैं, जो कि एक बड़ा मसला बन जाता है। तो ऐसे में आपका क्या, या हमें दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है? खामोशी इख्तियार की जाए, दरगुजर किया जाए, या फिर इस बात को एक बड़ा, क्योंकि एक अहम मसला भी हो सकता है, एक बड़े एक ग्रोह की बात भी हो सकती है, ख़ास सोच की बात भी हो सकती है, तो हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि तुम आपस में एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो। बिसल इस्मुल फुसूक़ु बादल ईमान, ईमान लाने के बाद फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला हो जाना बहुत ही बुरी बात है। और इस्लाम में इस बात को बहुत अहमियत दी गई है कि हर एक की एक इज़्ज़त नफ्स है, और एक आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना काबे को ढाने के मुतरादिफ है। और ये बात मैं नहीं अर्ज़ कर रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाई कि एहतराम मुस्लिम हुर्मत काबा से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पर बाज़-औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि हमें देखकर दुख होता है। तनकीद करना चूँकि हमारी आदत नहीं है, क्योंकि फिर जवाब भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं ख़ुद अपने दिल पे हाथ रख के खलवत में जाके अपने आप से पूछें कि मैं अपने दीन के साथ ये ठीक कर रहा हूँ। यानी हर चीज़ की एक हद होती है, आप गलती करते हुए भी उस हद में रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उस हद से बाहर चले जाते हैं और बिलखुसूस फिर लोगों का मजाक बनाया जा रहा होता है और पूरी दुनिया देख रही होती है। अब हमारी कौम में गुर्बत भी है, बाज़ औक़ात एहसास भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने मुसलमान भाइयों बहनों से भी कहूँगा कि अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रहा है, लम्हा भर से पहले वहाँ से हट जाए और किसी को ये अलाउ ना करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। आप भी बंदा खुदा और ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं। क्यों आपकी इज़्ज़त के साथ कोई खेले, क्यों कोई आपको ज़लील व रुसवा करे। अगर कोई इस तरह करता है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, डट कर जवाब दें। ये मत सोचें कि वो बहुत मशहूर है, कोई बहुत बड़े ओहदे वाला है, सियासी हवाले से बहुत बड़ा आदमी है, आपकी इज़्ज़त बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं वो हक़ के साथ खड़े हुए होते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि किसके पास कौन सी कैसी ताकत है। तो करने वालों को भी, यानी हमसे भी बाज़ औक़ात गलती हो जाती है कि थोड़े से मशहूर हो जाते हैं तो कॉल पर डांट देते हैं, कोई मिलने के लिए आ जाता है तो घंटों इंतज़ार करवा देते हैं। आपसे मोहब्बत करता है कोई अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उससे मुलाकात करें। आप देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता। कोई ग़ुलाम भी आता था तो आप ख़ुद खड़े होकर दरवाज़ा खोला करते थे और उससे मुलाकात किया करते थे। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू अपनाने की बहुत ज़रूरत है। और आजकल जो गेम शोज़ में हो रहा है, इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जा रही है, बिराए मेहरबानी करने वाले भी एहतियात करें और जाने वाले भी इस हवाले से एहतियात करें। बिल्कुल मुफ्ती साहब, इसको बात को आगे लेके जाएंगे, ख़ास तौर पे क्योंकि हम देखते हैं कि इख्तिलाफ़ राय को किसी भी ज़िंदा माशरे का एक जमहूरी दौर का हुस्न करार दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ही माशरे में हमारे मुबाहिसे की या आपस में इख्तिलाफ़ राय की भी कोई रूल बुक हो, कोई उसके कवायद और उसके ज़वाबित हम तय करें। इस पर बात करेंगे कि दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है इस हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजू हमारा सब्र तहम्मुल और इसका फुकदान जो हम अपने माशरे में देख रहे हैं, इसकी क्या वजह बनती है, और आज भी अगर हम पलटना चाहें, दीन हक़ पे आना चाहें, सही रास्ते पे आना चाहें, तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS और इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर तो आपके जवाब आ ही रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले इस पर तबसरा किया मुफ्ती साहब ने कि भाई इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना बहुत अहम है, और अल्लाह ताला के आप सभी करीब हैं, आप सब दीन वाले लोग हैं, अल्लाह ताला पे ईमान लाए हुए लोग हैं, तो अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करना भी हमारा अपना ही काम है। अल्लामा साहब, आप इस पे कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें? मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स बहुत बड़ी चीज़ है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि अगर कोई किसी की इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत करता है, उससे मोहब्बत करता है और सब्र करता है, तो सबसे पहले जाके अपनी माँ का शुक्र अदा करे कि उसने तेरी पैदाइश में ख़यानत नहीं की। एक बात। दूसरी बात है कि इसकी नौबत आती क्यों है जी। यहाँ फरमाया जाता है, रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। जब वो ज़बान खोलता है तो उसका हसब और नसब पता चल जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसमें उसका कसूर नहीं है, उसका नस्ल, उसका फितना ही ख़राब है। और जब नुत्फ़ा ख़राब हो तो ये हरकतें करता है। मगर आपकी तरफ से बहुत साइलेंट होना चाहिए। कोई कर रहा है, आप अपनी तरफ से अच्छा करें। अच्छा, एक और फिनोमेना जिसको आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि हम वैसे तो मैसेजेस और सवालात सोशल मीडिया से ले रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा लगता है कि यानी कोई मादर पिदर आज़ाद है ना सोशल मीडिया। टेलीविज़न पे तो फिर आप अपने आप की रोकथाम कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को कुछ भी कहना, बुरा भला कहना, किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं होता, लेकिन अगर हम ये एहसास दिल में रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो वही काफ़ी है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। सोशल मीडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं तरबियत और सोहबत पर जी, कि आपकी तरबियत कैसी की गई है और आपकी सोहबत किन लोगों के साथ है। जो बद कलामी कर रहे होते हैं, बद ज़बानी कर रहे होते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुमिनु मिरअतुन लिल मुमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है। तो जो बद कलामी कर रहा होता है उसे दर हकीकत आईने में अपना अक्स नज़र आ रहा होता है, और जो अच्छा होता है तो फूल से हमेशा खुशबू आती है। नबी करीम ने हमें ये सिखाया है, और कुरान की आयत मुबारक है, व इदा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जहाँ तक तनकीद की बात है तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप वाज़े तौर पर रेफरेंस के साथ आयत करीमा और उसका तर्जमा भी लिख दें तो उस पर भी तनकीद करने वाले आ जाएंगे। तो बेजा तनकीद भी गलत है, लेकिन जो वाक़यतन गलत है और फिर उस पर तनकीद हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो दीदा दलेर हो जाते हैं कि उन पर आप लाख तनकीद कर दें, वो कहते हैं अच्छा अब तुमने ये किया, अब देखो मैं तुम्हें क्या करके दिखाता हूँ। तो ये ज़िद में आकर और गलत करने की तरफ जाते हैं। ये भी गलत है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गलती पर हूँ और कोई मेरी वाक़यतन इस्लाह करता है, तनकीदी अंदाज में क्यों नहीं। मेरा क़ल्ब, हदीस में फरमाया गया ना कि इस्तफ्ती मिन क़ल्बिक व इनिफ्ताकल मुफ्तून, कि मुफ्ती तुम्हें जो भी फतवा दें लेकिन तुम अपने दिल से फतवा दो, क्योंकि बाज़ औक़ात वैसे तो रुख्सत मिल जाती है लेकिन दिल ये कह रहा होता है कि ये गलत है। तो जब आपको ज़मीर की आवाज़ आ जाए, क़ल्ब की आवाज़ आ जाए, तो फिर उससे रुजू कर लेना चाहिए। और जो ये गालियाँ वगैरह लिख देते हैं सोशल मीडिया पर और दीगर मुख्तलिफ नाम में नहीं लेता वेबसाइट्स पर, ये भी गलत है, क्योंकि उनसे इस लिखने के बारे में पूछा जाएगा। सामने वाले ने जो किया उसका ज़िम्मेदार तो वो है, लेकिन आपने किसी को बुरा भला कहा और फिर हमारे यहाँ गालियाँ भी इस तरह की दी जाती हैं कि उसके वालिद को, उसकी वालिदा को, भाई को, बहन को, तो ये तमाम चीज़ों का जवाब दे आपको होना है। तो माह रमज़ानुल मुबारक में भी हमें इसका ख्याल किया जाए। तनकीद हो रही होती है, मैं अक्सर ये कहता हूँ इबादत का महीना है, तनकीद में भी अपना वक्त ज़ाया ना करें। आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, ज़िक्र अज़कार कर लीजिए, और अगर मुस्बत तनकीद है तो वो दुरुस्त है। एक जुमले में से मैं यूँ मुकम्मल कर देता हूँ कि तनकीद बिराए इस्लाह बिल्कुल होनी चाहिए, हम पर भी होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए बहस या तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अल्लामा साहब, एक सवाल जो हमने शुरू में उसको उठाया था कि मुबाहिसे के या इख्तिलाफ राय के क्या कवायद, क्या ज़वाबित हम तय कर सकते हैं ताकि किसी की हत्तक़ नफ्स भी ना हो, किसी की इज़्ज़त भी मजरूह ना हो और बात आगे बढ़े, डिस्कशन आगे बढ़े। देखें, बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। बात यह है कि हम जब किसी की इज़्ज़त करते हैं ना तो अगला भी इज़्ज़त हमारी करता है। अगर अगला हमसे बदतमीज़ी कर रहा है ना सुधरा, तो पहले मैं यहाँ झाँक के देखूँ कि मेरे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में कौन सा ऐसा जुमला था जिससे इसकी फीलिंग हर्ट हुई है, इसके मिजाज में तकलीफ़ पहुँची है, इसने ऐसा किया है। मगर हमें अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, कोई आपके साथ कैसा भी करे, जिस अंदाज से आपसे बात करे,
आप उससे शफ़क़त और मोहब्बत से बात करें। जिस तरह करते जाएंगे हम नेकी में इजाफ़ा आपकी करते चले जाएंगे। और जब उसका सिला एंड ऑफ डे आपको दिया जाएगा, जब आपके गुनाह ज़्यादा होंगे और जब मेरे पास लाया जाएगा और जब उसका सवाब दिया जाएगा, तो आप उस टाइम पूछें कि वे तो मैंने किया है, तो ये वो थे तूने दुनिया में किया। सही। अच्छा, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मुफ्ती साहब आपके पास आना चाहूँगी। लोग कहते हैं सब्र व तहम्मुल भी हम आगे वाले की ज़ात को देख कर करते हैं। अब जिसमें बड़ी मिसाल मिलती है, खातून ने लिख के भेजा है कि जी मेरे शौहर अपने ऑफिस में, दफ्तर में तो बड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। अगर कोई ऊंच नीच बात कर दे, बॉस कुछ कह दे तो बड़े सब्र से उसको सुन लेंगे, लेकिन घर में उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। अब आप ऐसे किसी शख्स को क्या तलकीन करेंगे? बस समझा ही सकते हैं। असल में ये दर हकीकत इस्लामी मसला नहीं, हमारा सकाफ़ती मसला है कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि अक्सर लोग नफसियाती हो चुके हैं। बिजली का मसला है और रास्ते में ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, और फिर हमारे यहाँ गुस्सा भी उसी पर आता है जो कमज़ोर होता है। बॉस पर गुस्सा क्यों नहीं आता और अपने से ऊपर वाले पे गुस्सा क्यों नहीं आता? तो बहरहाल बर्दाश्त करें, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि बर्दाश्त ना करने की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन ऐसे मर्दों को चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम लि अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। बाहर तो आके तसन्नो बनावट कर लेते हैं ना, बहुत अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से मिलते हैं। असल तो घर वालों को पता होता है कि जी ये फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करता है या नहीं करता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अना खैरुकुम लि अहली, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपनी अज़वाज मुतहरात रदियल्लाहु अन्हुन्ना के साथ बहुत बेहतरीन था, कभी तशद्दुद की बात नहीं की गई। तो बहरहाल मर्दों को चाहिए कि ख्याल करें, उनका भी रोज़ा था, पकोड़े जल गए तो थोड़ा सा बर्दाश्त करके पूरा इफ्तार ख़राब ना करें, बच्चों का भी घर वालों का भी। और ख़वातीन को भी चाहिए कि फ़ौरन जो है ना वो कैंची की तरह ज़बान चलाती ना चली जाए, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लें, बाद में उन्हें कहें ये आपने गलत किया था, फिर वो भी कहेंगे ठीक है रोज़ा लगा हुआ था, गलत किया था, एक्सक्यूज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है अलामा साहब, इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। अब जो मुफ्ती साहब ने बात की बड़ी मुनासिब बात है, लेकिन जब ख़वातीन को तलकीन की जाती है कि थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर लें तो बड़े लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि भाई आपने फिर औरत को चुप करने के लिए कह दिया, उनको भी बोलने का हक है और ये और वो। क्या कहेंगे आप इसमें? यानी आई विल टेक दीज एज योर फाइनल कमेंट्स। देखिए, बात ये कि ख़वातीन को मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है ख़वातीन के बारे में, क्योंकि मैं हर जगह, यहाँ भी मुल्क से बाहर जगह दर्स मैंने बहुत चलते हैं। मैं कहता हूँ बात यह है कि ख़वातीन जो है वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, कुछ भी हो, कल को वो माँ बनेगी और हर बेटी कल को माँ बनती है। तो उसकी इज़्ज़त ऐसे ही करो जैसे तुमने बहन की और बेटी की इज़्ज़त करते हो। और हर मामले में नहीं कि चुप हो जाओ, चुप होने का हक़ नहीं है, उसको भी बराबर हक़ है तुम्हारे साथ बोलने का, बिल्कुल हक़ है। जिस तरह ज़िंदगी के दो पहिए चल रहे हैं, इस तरह उसका हक़ है। अगर हम अपनी बीवियों को खुश रखते हैं, उनके हक़ों को वो करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में आसान होती है और नेमतें हमें अता होती हैं। जो भी हम उसके साथ करेंगे उसका सिला हमें मिलता चला जाएगा, मौला मुत्तक़ियन फरमाते हैं, मगर उसे खुश रखें। थैंक यू सो मच अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आप लोगों ने जिस तरह इस मामले पे तशरीह की, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए कुरान हकीम से, हमें इन मामलात में हमारी रहनुमाई की। बहुत अहम है कि हम अक्सर चीज़ों को बड़ा सतही तौर पे देख रहे होते हैं, उनकी गहराई में नहीं जानते। हालांकि हर चीज़ में कोई दानाई है। अगर आपको चुप रहने का कहा जाता है या सब्र करने को कहा जाता है तो इससे कई मामले ज़्यादा उलझने से के बजाय सुलझ जाते हैं। इसको भी फराख दिली के साथ कबूल करना चाहिए। आपकी कमेंट्स, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। हर रोज़ आपका हमारा साथ होता है, शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक हमें भेजते रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।